हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। हमने डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट को स्टार्ट किया था, जिसमें एरे हमने कल कंप्लीट कर लिया। और एरे का जो एक मेजर ड्रॉबैक हमने देखा था वो ये है कि डिक्लेरेशन के टाइम पे जब एरे को हम डिक्लेयर करते हैं एक बड़ी मेमोरी स्पेस के साथ में, और अगर उस एरे में उतने वेरिएबल हम सेव नहीं करते तो पेंडिंग बची जो मेमोरी है वो हमारी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है, जिससे मेमोरी मैनेजर उस मेमोरी को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाता, क्योंकि वो एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसे दे चुका है। तो वो मेमोरी क्या है कि फ़िक्स हो जाती है, अदर वेरिएबल डिक्लेरेशन में या कहीं पे भी वो मेमोरी का कोई यूज़ नहीं है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हमने लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट देखा, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया भी था कि लिंक लिस्ट जो है वो डायनामिक होती है। उसे हम जब रन कर रहे हैं या यूज़र को जब भी ज़रूरत है तो वो क्या कर सकता है, अपनी डेटा वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता है, उसे इनिशियलाइज़ कर सकता है कभी भी। जब भी लिंक लिस्ट एक और नई मेमोरी स्पेस की डिमांड करता है तो मेमोरी मैनेजर उसे ईजिली प्रोवाइड करवा देता है वो स्पेस। देन आज हम लिंक लिस्ट को स्टार्ट करेंगे, और लिंक लिस्ट का टॉपिक हमें एकदम अच्छे से देखना है। लिंक लिस्ट पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लिंक लिस्ट एरे का जस्ट अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे एरे में हम डिक्लेरेशन के टाइम पर ही मेमोरी से स्पेस की रिक्वेस्ट करते थे, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं है। हमें जब ज़रूरत है जिस वेरिएबल के लिए डेटा स्पेस के लिए मेमोरी मैनेजर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और वो स्पेस उसे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। सेकेंड चीज़ थी कि एरे को हम डिक्लेयर करने के बाद में अगर हमें उसे एक्सटेंड करना है तो वो पॉसिबल नहीं था, बट लिंक लिस्ट हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। हम लिंक लिस्ट को कभी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। इनमें थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि एरे को एक कॉन्टीन्यूस मेमोरी चाहिए होती है सेव करने के लिए, कि एक पर्टिकुलर स्पेस जो डिक्लेरेशन के टाइम पे मांगा गया है एरे को वो असाइन कर दिया जाता है। बट लिंक लिस्ट में क्या है कि मेमोरी स्पेस में जहाँ पे भी मेमोरी मैनेजर को फ्री स्पेस मिले जो उस लिंक लिस्ट के वेरिएबल के लिए इनफ है, तो मेमोरी मैनेजर उसे वो स्पेस प्रोवाइड करवा देता है उसी जगह। कॉन्टीन्यूस मेमोरी लोकेशन होना कंपलसरी नहीं है लिंक लिस्ट की कंडीशन में। जैसे ये मेमोरी स्पेस यहाँ से फिल्ड है ऑलरेडी, यहाँ पे कोई डेटा है और यहाँ से यहाँ पे भी कोई ऑलरेडी डेटा सेव, तो ये मेमोरी स्पेस आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 बाइट अवेलेबल है, यहाँ पे 1 बाइट, और यहाँ पे भी हमारे पास 2 बाइट अवेलेबल है। तो जब भी लिंक लिस्ट के अंदर वेरिएबल मेमोरी मैनेजर से स्पेस के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो डेटा को हम यहाँ पे तो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में सबमिट हो गया। आगे अगर नेक्स्ट जो स्पेस है कॉन्टीन्यूस में वो अवेलेबल नहीं है तो मेमोरी मैनेजर नेक्स्ट वाले जो डेटा वेरिएबल है उन्हें यहाँ पे स्पेस दे देगा। तो बात करें अगर इनके एड्रेस की, तो एड्रेस इन डेटा वेरिएबल्स का अलग अलग होगा, बट ये काउंट होगा कॉन्टीन्यूस एरे की तरह। कॉन्टीन्यूस एरे से मतलब कि जब भी हम फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करेंगे उसके बाद हम डायरेक्ट इस एलिमेंट को सर्च नहीं कर सकते, हमें इससे नेक्स्ट डेटा को सर्च करना पड़ेगा, देन उससे नेक्स्ट डेटा को, देन उससे नेक्स्ट डेटा को। जैसे जैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज़ करवाएंगे, तो उसी फ्लो में हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर कुछ डेटा चेंज करना है तो हम वहाँ पे ही चेंज करेंगे। इनका रिप्रेजेंटेशन कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है, बट मेमोरी लोकेशन कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होती। मेमोरी कॉन्टीन्यूस होना नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है। अब एग्जैक्टली डेटा कैसे सेव होता है वो देखते हैं लिंक लिस्ट के अंदर। जैसे ये हमारी मेमोरी है, इसके इस साइड में भी डेटा है और इस साइड में भी डेटा है। यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट वेरिएबल सेव करवाया 3, वेरिएबल का नेम था ए। देन मेमोरी स्पेस जो है वो ऑलरेडी किसी अदर वेरिएबल को दिया हुआ है। देन स्पेस अवेलेबल था, इसमें हमने 4 डेटा सेव करवा दिया। देन अगेन मेमोरी स्पेस किसी अदर वेरिएबल को गिवन है। सी में हमने नेक्स्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करवा दिया। देन अगेन जो है मेमोरी स्पेस किसी अदर वेरिएबल को गिवन है, और हमारे पास ये लास्ट जो स्पेस बचा था वो यहाँ पे हमने हमारी नेक्स्ट वेरिएबल को असाइन कर दिया। तो इस तरह से ये मेमोरी के अंदर सेव हो जाता है।
इन्हें अगर हम एक्सेस करें तो पॉसिबल होगा कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। और मेमोरी लोकेशंस की अगर बात करें देन नॉट नेसेसरी इन कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन या कॉन्टिन्यूस मेमोरी एड्रेस। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है कि एरे में तो क्या था, जब भी हम किसी एरे को असाइन करते थे तो उसका एड्रेस एकदम कॉन्टिन्यूस फॉर्म में होता था। जैसे ये 100 के बाद 101 और 101 के बाद उसका नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस 102 देन 3 देन 4। और अगर हमें इसका बेस एड्रेस पता है तो हम उसमें +1 करेंगे और हम नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर मूव कर लेते थे और उस डेटा वेरिएबल को एक्सेस कर लेते थे। और दूसरी चीज़ इसमें ये थी कि हमें एरे जो है वो इंडेक्स वैल्यू के साथ में रैंडम एक्सेस की फैसिलिटी भी देता था। अब आप ये सोचो कि अगर मेमोरी एड्रेस जो है वो अगर कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि अगर वो ए का एड्रेस उसके पास है तो बी का एड्रेस क्या होना चाहिए, क्योंकि मेमोरी एड्रेस तो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है नहीं। तो या तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो इनको सर्च करे कि नेक्स्ट वेरिएबल जो है वो कहाँ पे डिक्लेयर किया है, और ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेमोरी का जो स्पेस होता है वो बहुत बड़ा है। उसमें हर बार हम हमारे नेक्स्ट वेरिएबल को सर्च करने के लिए सर्च ऑपरेशन तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए लिंक लिस्ट ने एक फैसिलिटी और प्रोवाइड करवाई कि उसने डेटा वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ में नेक्स्ट वेरिएबल का जो एड्रेस है वो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में हर वेरिएबल के साथ में सेव कर ली। जैसे ये हमारे 4 वेरिएबल्स हैं जिनमें डेटा पार्ट ये है और एक्स्ट्रा डिटेल का पार्ट ये है। अब डेटा पार्ट में जैसे हमारा ये वेरिएबल है A, B, C एंड D। A में हमने वैल्यू सेव की 3, B में 4, C में 5 एंड D में 6। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम A के अंदर और क्या वैल्यू को सेव करवाएंगे, हम B का एड्रेस A को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ पे सेव करवा देंगे। और ये मान लेते हैं कि इसका एड्रेस 100, 200, 300 एंड 400। तो A वेरिएबल डेटा के साथ में B वेरिएबल का एड्रेस भी अपने पास में स्टोर करके रखेगा। जब भी A वेरिएबल को ये रिक्वायरमेंट है कि उसे नेक्स्ट एलिमेंट को सर्च करना है तो वो उसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले पोर्शन में जाएगा और वहाँ पे देखेगा कि एड्रेस कौन सी लोकेशन पर है 200 पे। देन वो डायरेक्ट जंप करेगा 200 के एड्रेस पे और उस डेटा वेरिएबल को एक्सेस कर लेगा। और B वेरिएबल में हम C की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को सेव करेंगे 300, सेम कंटिन्यू करते हुए 400। अब हमारे पास लास्ट एलिमेंट है हमारा D, और D के बाद में हमें हमारा नेक्स्ट एलिमेंट नहीं बताना क्योंकि लिंक लिस्ट में हमने 4 डेटा वेरिएबल ही डिक्लेयर किए थे। तो इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले पोर्शन में हम नल को सेव करवा देंगे। और ये नल क्या चीज़ को इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे ये एंड ऑफ लिंक लिस्ट का एक सिंबल बना देंगे हम यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें बताएगी एंड ऑफ लिंक्ड लिस्ट। हमने लास्ट वीडियोस के अंदर बात की थी कि अगर हम किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे तो हमें पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमें हमेशा एक पॉइंटर को डिक्लेयर करना है और पॉइंटर को इनिशियलाइज करना है नेक्स्ट वेरिएबल के एड्रेस से, क्योंकि सिंपल वेरिएबल जैसे इंटीजर वेरिएबल, फ्लोट वेरिएबल, कैरेक्टर, इनके अंदर ऐसी कोई भी कंडीशंस नहीं है कि हम उसके अंदर एड्रेस को सेव कर सकें। एड्रेस सेव करने के लिए हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हमें एक पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी और पॉइंटर वेरिएबल में हम इसे डिक्लेयर करके एड्रेस को इनिशियलाइज करवा देंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हमें A का एड्रेस पता चल जाए तो हम वहाँ से A के पॉइंटर पर B को एक्सेस कर सकते हैं, B के पॉइंटर से C को एक्सेस कर सकते हैं और C के पॉइंटर से हम D को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्सेसिंग जो है वो कॉन्टिन्यूस हो गई कि अगर अब आपको ये बोले कि A वेरिएबल के ऊपर अभी कंपाइलर है और उसे D को एक्सेस करना है तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि A के पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो डायरेक्ट D के ऊपर जा सके और उस वेरिएबल को एक्सेस कर सके। उसके लिए उसे एक
पूरा का पूरा एरे ट्रावर्स करना पड़ेगा। ट्रावर्स हमने अच्छे से पढ़ा है कि 1 बाय 1 वो हर वेरिएबल के पास जाएगा और उसके पॉइंटर पोर्शन पे नेक्स्ट वेरिएबल के ऊपर जाएगा। डायरेक्ट एक्सेस करना पॉसिबल ही नहीं है। और सेकंड चीज़ इसमें हमने देखी कि इनके एड्रेस, जैसे आप देखो कि 100 के बाद सीधा डायरेक्ट 200 को हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेमोरी एड्रेस जो है, मेमोरी एड्रेस कॉन्टीन्यूस होना कंपलसरी नहीं है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि कैसे लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है मेमोरी में। डेटा कॉन्टीन्यूस फॉर्म में सेव होते हैं बट मेमोरी लोकेशन उनकी अलग अलग होती है। और ये क्वेश्चन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पूछ लेते हैं कि लिंक लिस्ट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं या एरे और लिंक लिस्ट किस तरह से डिफरेंट है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे ये एक वेरिएबल है और लिंक लिस्ट के अंदर एक वेरिएबल को हम ये बोलते हैं कि इसमें एक तो सिंपल डेटा टाइप का वेरिएबल है और एक इसमें पॉइंटर है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम नोड बोलते हैं। लिंक लिस्ट में जब भी नोड की बात आएगी तो वो एक सिंपल वेरिएबल और एक पॉइंटर वेरिएबल की कॉम्बिनेशन की बात करेगा, उसे नोड बोलेंगे। यहाँ पे हम इसका डेटा सेव करेंगे और यहाँ पे हम एक पॉइंटर को सेव करेंगे। नेक्स्ट भी बोलते हैं इसे, यहाँ पे इसे लिंक पोर्शन भी बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल पॉइंटर भी बोल देते हैं। और इसका जो नाम है वो हम चेंज भी कर सकते हैं यूज़र अपने अकॉर्डिंग। अब कोई भी लैंग्वेज, चाहे सी, जावा या C++ की बात करें, तो ऐसी कोई भी डेटा टाइप हमें गिवन नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट जिसमें एक सिंपल डेटा वेरिएबल हो और एक पॉइंटर हो। तो ये एक अलग तरह की डेटा टाइप हो गई, इसलिए इसे हम खुद डिफ़ाइन करेंगे। अगर हम फील्ड्स की बात करें तो यहाँ पे 2 फील्ड हैं, एक डेटा फील्ड है और एक लिंक फील्ड है या फिर पॉइंटर फील्ड है, ठीक है। इन्हें फील्ड भी बोला जाता है, ये भी चीज़ का आप ध्यान करना। और हर नोड के अंदर ये दोनों फील्ड्स अवेलेबल हैं, कोई भी ऐसी नोड नहीं होगी जिसमें ये दोनों फील्ड ना हो। और लिंक लिस्ट में एक स्पेशल नोड होती है जिसे हम हेड नोड भी बोलते हैं। इस नोड का भी अपना एक एड्रेस होता है। कोई भी एड्रेस, डेटा पोर्शन हेड नोड का हमेशा ब्लैंक होता है या फिर नल होगा, और एड्रेस पोर्शन जो होगा उसमें वो लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेगा, जैसे 100। तो इस 100 से क्या मतलब हो गया कि ये जो हेड नोड है ये डायरेक्ट हमें लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस प्रोवाइड करवा देगा और वहाँ से हम डेटा को एक्सेस करना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि लिंक लिस्ट का लास्ट जो नोड है वहाँ पे एड्रेस पोर्शन में नल मिलने का मतलब है कि एंड ऑफ लिस्ट, और लिंक लिस्ट के जो हेड नोड है उसमें नल मिलने का मतलब है कि वो एक हेड नोड है। उसके पॉइंटर पोर्शन में, लिंक पोर्शन में हमें लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस मिलेगा। अब इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं लिंक लिस्ट के रिगार्डिंग। हेड पॉइंटर का एड्रेस अगर हमें पता है देन हम इजीली पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, उसे एक्सेस कर सकते हैं। लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो उसमें रैंडम एक्सेस पॉसिबल नहीं है और ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि डेटा अगर हमने ज़्यादा सेव किया है तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको लीनियर फॉर्म के अंदर डेटा को एक्सेस करना पड़ेगा, मतलब 1 बाय 1। इस तरह से एक्सेस करने की जो प्रोसेस है उसे हम बोलेंगे ओनली सिक्वेंशियल एक्सेस इज़ पॉसिबल, कि आप अगर किसी डेटा एलिमेंट को एक्सेस करोगे तो वो सिक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए, रैंडम पॉसिबल नहीं होगा। और सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, एक लिंक पार्ट जो हमने देखा है, लिंक पार्ट उसमें होना चाहिए, तभी हम लिंक लिस्ट में से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे सिक्वेंशियल फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि लिंक लिस्ट के भी कुछ टाइप्स होते हैं, बट हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल लिंक लिस्ट ही पूछी जाती है, बट मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ क्योंकि उसे पढ़ने के लिए आपको कोई अलग से कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट अपने नाम से पूछ लिया जाता है तो आपको हेल्प हो जाएगी लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट में कुछ और एडवांस जानने के लिए, एग्ज़ाम में हो सकता है वो आ जाए। देन लिंक लिस्ट के जो टाइप है मेन, लिंक लिस्ट कैटेगराइज्ड होती है मेन 3 पार्ट्स में।
इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट की। सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है? इसके नाम से ही हमें पता है कि जिसमें सिर्फ एक लिंक दिया हुआ हो, ओनली वन लिंक इज़ प्रोवाइडेड। तो इस तरह से एक लिंक लिस्ट दी हुई होगी जिसमें जो हेड नोड है उसके डेटा पोर्शन में कुछ भी नहीं होगा। लिंक पार्ट के अंदर हम लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड का एड्रेस सेव करेंगे 100। देन ये लिंक यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा। लिंक लिस्ट की फर्स्ट जो नोड है वो यहाँ से स्टार्ट होगी, जिसका नाम हम ABC इस तरह से दे देते हैं। और A के लिंक पोर्शन में B का एड्रेस सेव होगा और B के लिंक पोर्शन में C का एड्रेस सेव हो जाएगा। और ये सब लिंक आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पे आ जाएगा डेटा पोर्शन। A का डेटा यहाँ सेव होगा, B का यहाँ पे और C का यहाँ पे। नोड होगी लास्ट लिंक लिस्ट की, उसके लिंक पोर्शन में हम नल को सेव करवा देंगे। इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि अगर एग्ज़ामिनर सिर्फ लिंक लिस्ट की बात करे, क्वेश्चन में सिर्फ लिंक लिस्ट अगर नाम आ रहा है तो उसका मतलब ही होता है सिंगल लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट अगर सिंपल टर्म यूज़ हो रही है एग्ज़ाम में तो उसका मतलब होगा कि वो किस लिंक लिस्ट की बात कर रहा है, सिंगल लिंक्ड लिस्ट की। ये लिंक लिस्ट जो होगी वो हमेशा एक फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर या फिर सिक्वेंशियल डेटा को एक्सेस करेगी। और सेकंड चीज़ इसमें हम देखेंगे कि हम हमेशा मूव करेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ, बैकवर्ड नहीं आ पाएंगे। ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। नेक्स्ट हो जाएगा बैकवर्ड नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसमें बैकवर्ड जो मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये हमने देखी कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या होती है। उसमें एक सिंगल लिंक हमें प्रोवाइडेड होगा, हेडर नोड के डेटा में नल होगा, कुछ भी नहीं होगा। और एड्रेस पोर्शन में लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस होगा। ये जो लिंक लिस्ट है सिंगल लिंक लिस्ट, ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगी, सीक्वेंशियल फॉर्म के अंदर डेटा को एक्सेस करेगी। और ये कभी भी राइट टू लेफ़्ट नहीं आएगी, हमेशा मूव करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, टूवर्ड्स हो जाएगा। बैकवर्ड इसका मूवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। बैकवर्ड मतलब कि आप यहाँ से चलो और फिर यूँ जाओ, लास्ट नोड को पहले एक्सेस करो और देन हम हेड पे पहुँच जाए, तो ये चीज़ इसमें पॉसिबल नहीं है। लिंक लिस्ट के सेकेंड टाइप की अगर बात करें तो ये होती है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट एक सिंगल लिंक लिस्ट की तरह ही काम करती है, बस इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक है कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में जैसे आप इसके नाम से देख रहे हो कि ऐसे सर्कल बन जाएगा, सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगी। तो हम जो लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है उसके एड्रेस पोर्शन में हम हेड का एड्रेस डाल देंगे। तो इस तरह से हमारी हेड नोड है। हेड नोड के डेटा पोर्शन में कुछ भी नहीं है, नल है। हेड नोड क्या कंटेन करती है? लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोड के एड्रेस को। और फर्स्ट नोड क्या करेगी? सेकंड नोड के एड्रेस को कंटेन करेगी लिंक पोर्शन में। और जो लास्ट नोड का एड्रेस होगा वो सेकंड लास्ट जो लिंक लिस्ट की नोड है वो कंटेन करेगी। और हम सिंगल लिंक लिस्ट में यहाँ पे नल असाइन कर देते थे कि एंड ऑफ लिस्ट है, बट अब हम सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो हमारी हेडर नोड का एड्रेस है 100 वो यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे ये लिंक इस तरह से एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब ये एक सर्कल की तरह काम करेगी। अगर हमें हेडर नोड का एड्रेस पता है तो वहाँ से हम लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड पे जा सकते हैं, फर्स्ट नोड से सेकंड, सेकंड नोड से थर्ड, और थर्ड नोड से हम वापस हेडर नोड के ऊपर आ जाएंगे, और हेडर नोड से हम वापस फर्स्ट पे। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा यहाँ पे, और सर्कुलर टाइप से हम इस लिंक लिस्ट को एक्सेस करेंगे। ये इसका डेटा पोर्शन है, यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा। इसको हम अगर लैंग्वेज में देखें, इट इज़ अ मॉडिफाइड सिंगल लिंक लिस्ट। मतलब सिंगल लिंक लिस्ट में कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और उस लिंक लिस्ट को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर लिंक लिस्ट। लास्ट नोड क्या करेगी? तो जो हेडर नोड होगी उसका एड्रेस सेव करेगा लास्ट नोड, कहाँ पे? लिंक पार्ट के अंदर। इसे आप फर्स्ट नोड हटा देना, यहाँ से थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ये हम हेडर नोड की ही बात करेंगे सिर्फ। और सर्कुलर लिंक लिस्ट में एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि ये लिंक लिस्ट कहीं पे भी एंड नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो लास्ट नोड पे पहुँचेगी देन वो वापस से हेड को पॉइंट करेगी। तो इस लिस्ट का कभी भी एंड पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट लिंक लिस्ट के थर्ड टाइप की बात करेंगे। इट इज़ कॉल्ड डबल लिंक लिस्ट। डबल इसके नाम से भी हमें क्लियर हो रहा है
अगर हम कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लें और उनको कहीं से लिंक करें तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है समझ, और क्वेश्चन को देखते ही पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। डबल लिंक लिस्ट का मतलब कि यहाँ पे लिंक पार्ट जो है वो डबल होंगे। सिंगल लिंक लिस्ट में एक लिंक प्रोवाइड था और डबल में हम 2 कर देंगे। इसकी नोड का स्ट्रक्चर कैसे होगा वो देख लेते हैं पहले। तो इसका नोड ऐसे इस तरह से डिफाइन होगा। यहाँ पे हम मिड में डेटा को सेव करेंगे और इस जगह लिंक का पार्ट होगा, मतलब पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा अपने से नेक्स्ट नोड को, और इसके डेटा के प्रीवियस पार्ट के अंदर भी एक पॉइंटर अवेलेबल है जो पॉइंट करेगा अपने लास्ट वाले नोड को। वो बेनिफिशियल है हमारे लिए अगर हमें लिंक लिस्ट को कभी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में सर्च करना है और कभी हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में सर्च करना है। तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में हम लिंक लिस्ट को मूव करवा सकते हैं, ये इसमें पॉसिबल है। इसका जो ये लिंक इसे कहते हैं हम लेफ़्ट लिंक, और इस लिंक को हम बोलते हैं राइट लिंक। लेफ़्ट लिंक अपने से लेफ़्ट पार्ट में जितनी भी नोड्स हैं उन्हें एक्सेस करने में हेल्प करेगी, और राइट लिंक हमें पर्टिकुलर नोड के राइट साइड में जितने भी नोड्स हैं उन्हें एक्सेस करने में हेल्प करेगी। अब इसमें एक वर्ड और यूज़ में लेते हैं वो सक्सेसर और प्रीडिसीजर। सक्सेसर मतलब हमें अगर सक्सेस होना है तो हमें एक के बाद एक आगे बढ़ना होगा। नोड कैसे काम करती है, कैसे मूव करती है, लेफ़्ट टू राइट। तो जब भी हम इस नोड से नेक्स्ट नोड के ऊपर मूव करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उसे हम बोलेंगे सक्सेसर नोड। मतलब इस नोड की नेक्स्ट नोड को जो राइट साइड में हमें मिलेगी। अगर हम वापस आना चाहें हमारी पिछली नोड पे, हमारी लास्ट नोड पे, तो हम जाएंगे एड्रेस पोर्शन में लेफ़्ट लिंक के, और लेफ़्ट लिंक पे जो हमें एड्रेस मिलेगा उस नोड को हम बोलते हैं प्रीडिसीजर नोड। ये दोनों वर्ड्स थोड़े से ध्यान में रखने हैं, और ये आप इनके नाम से ध्यान रखना कि किसी नोड के बाद अगर हमें लिंक लिस्ट में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है तो सक्सेसर नोड, और हमें पीछे जाना है वापस से एक स्टेप हमें बैक जाना है, या लिंक लिस्ट जहाँ से स्टार्ट हो रही है उस साइड में, तो उस नोड को हम बोलेंगे प्रीडिसीजर नोड। तो ये इसके 3 टाइप्स हैं, और लिंक लिस्ट हमारा इस एक क्लास में ही पूरा हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक है। नेक्स्ट वाले जो हमारी लेक्चर रहेंगे उसमें कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए कि हम क्या स्टार्ट करेंगे। हमने एग्जैक्टली ये देख लिया कि लिंक लिस्ट होता क्या है, लिंक लिस्ट का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसे है, लिंक लिस्ट के कितने टाइप हैं, और उन टाइप को भी हमने 1 बाय 1 डिफ़ाइन करके देख लिया कि सिंगल लिंक लिस्ट में एक लिंक होता है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, लेफ़्ट टू राइट मूव करेगी, बैकवर्ड उसमें पॉसिबल नहीं है, और सर्कुलर लिंक लिस्ट में उसका एंड नहीं होता कहीं पे भी। लास्ट नोड का जो लिंक पोर्शन है वो हेडर नोड का एड्रेस अपने अंदर सेव करता है, और डबल लिंक लिस्ट में हम लिंक लिस्ट के दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, चाहे लेफ़्ट डायरेक्शन में या फिर राइट डायरेक्शन में। अब हमने बात की थी कि नोड, तो जब भी हम डेटा एंड पॉइंटर के एक कॉम्बिनेशन की बात करने लगे, जो हमने अभी देखा भी है कि हम एक एक नोड को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं डेटा से, और उसे इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं नेक्स्ट नोड के एड्रेस से। तो इस तरह से हमें उसको डिक्लेयर तो करना पड़ेगा कि हम उस नोड को कैसे डिक्लेयर करें। तो डेटा और पॉइंटर के कॉम्बिनेशन से ऐसी कोई भी लैंग्वेज में हमें बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप प्रोवाइडेड नहीं है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि जब भी यूज़र या जब भी प्रोग्रामर अपने खुद के एक अलग कॉम्बिनेशन के डेटा को डिफ़ाइन करने की कोशिश करे तो उसे वो खुद डिफ़ाइन करता है, और उसे हम बोलते हैं यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप्स। तो इस यूज़र डिफ़ाइंड डेटा टाइप के अंदर यूज़र अपने यूज़ के अकॉर्डिंग डेटा टाइप्स को डिफ़ाइन करेगा। अभी हमें इस कंडीशन में किस चीज़ का डेटा सेव करना है, एक उसमें नॉर्मल वेरिएबल होना चाहिए, इंटीजर, फ्लोट, कैर, और सेकंड हमें एक पॉइंटर चाहिए जो एड्रेस को सेव कर सके हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर। इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हम बेस लेकर चल रहे हैं सी लैंग्वेज का। तो सी लैंग्वेज में अगर हमें यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप्स को बनाना है तो हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर्स को। वहीं अगर C++ की बात करें तो हम क्या यूज़ करते हैं,
क्लास को। तो स्ट्रक्चर के अंदर हम इस डेटा टाइप को डिफ़ाइन करेंगे, उसका फॉर्मेट कैसा होगा वो हम देखते हैं। सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे स्ट्रक्ट, देन हम उस स्ट्रक्चर का एक नाम देते थे। तो यहाँ पे हम नोड को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम इसे नॉर्मली यूज़ में जो आता है वो नोड ही यहाँ पे यूज़ करते हैं, बाकी आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। स्ट्रक्ट कीवर्ड को यूज़ करना है किसी स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने से पहले, ये एक कंपलसरी है। और नोड आपके लिए ऑप्शनल है, इसमें आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। देन हम स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे और इसमें एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब वो वेरिएबल, अगर आपको इंटीजर चाहिए तो आप इंटीजर को डिक्लेयर करो, अगर फ्लोट चाहिए तो एक फ्लोटिंग नंबर डिक्लेयर करो, कैरेक्टर लेना है तो हमें एक कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन में? सिंगल लिंक लिस्ट की कंडीशन में, क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट सिर्फ दो चीज़ को सेव करता है, एक डेटा पोर्शन को और एक लिंक पोर्शन को। अभी हम पर्टिकुलर बात करेंगे सिंगल लिंक लिस्ट की। इसमें हम ये मान लेते हैं कि हम एक इंटीजर डेटा को सेव करना चाहते हैं और हमने एक डेटा टाइप को डिक्लेयर कर दिया इंटीजर ए। यहाँ पे ए वेरिएबल को इंटीजर टाइप का हमने डिक्लेयर कर दिया। देन हमें सेव करना है एक पॉइंटर, और वो पॉइंटर क्या सेव करेगा? नेक्स्ट नोड के एड्रेस को। नेक्स्ट नोड का एड्रेस आप देखो तो ये कैसे टाइप का एड्रेस है? इसमें दो हमें स्पेस मिले हुए हैं, जिसमें पॉइंटर एक अपना मेमोरी में अलग स्पेस कवर करता है, और डेटा की बात करें तो उसे अपने डेटा टाइप के अकॉर्डिंग मेमोरी में स्पेस मिलता है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि पॉइंटर ने लिए 4 बाइट। एड्रेस को सेव करने के लिए हमने इंटीजर टाइप का डेटा डिक्लेयर किया और वो भी ले रहा है 4 बाइट। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी रिक्वायर्ड हैं? 8 बाइट्स। हर नोड का पॉइंटर अपने अंदर जो एड्रेस सेव करेगा उसमें 8 बाइट इन्वॉल्व होने चाहिए। इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा था जब हमने पॉइंटर की बात की थी कि हम पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इंट एस्ट्रिक पी। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है कि ये एक पॉइंटर है और ये पॉइंटर अपने अंदर इंटीजर टाइप के डेटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। कौन से टाइप के डेटा वेरिएबल का? इंटीजर टाइप के डेटा वेरिएबल का। अब अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल 4 बाइट लेता है तो ये पॉइंटर एड्रेस को सेव करने के लिए मेमोरी में रिक्वेस्ट करेगा 4 बाइट के स्पेस की। ये चीज़ क्लियर है? अगर हम इस पॉइंटर को फ्लोट के साथ में डिक्लेयर करें तो ये एक पॉइंटर है और ये अपने अंदर एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का डेटा सेव करेगा, और फ्लोट वेरिएबल हम ये मान लेते हैं कि ले रहा है 8 बाइट। तो ये पॉइंटर मेमोरी मैनेजर से रिक्वेस्ट करेगा 8 बाइट के मेमोरी स्पेस की। तो चीज़ों से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि पॉइंटर अपने आप में स्पेस की रिक्वेस्ट नहीं करता, उसे स्पेस चाहिए वो जिस टाइप के डेटा का एड्रेस अपने अंदर सेव करेगा। तो यहाँ पे जो हम नोड के अंदर पॉइंटर को यूज़ करेंगे वो एक ऐसी नोड का एड्रेस स्टोर करेगा जिसमें डेटा भी है और लिंक भी है, और इस एक नोड को हम स्ट्रक्चर में डिफ़ाइन करते हैं। हमारी जो अलग से हम यूज़र डिफ़ाइन डेटा टाइप बनाएंगे तो ये पॉइंटर का डिक्लेरेशन इस पॉइंटर से थोड़ा अलग होगा। ना तो हमें इस पॉइंटर में एक इंटीजर टाइप के डेटा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना और ना ही हमें एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल का डेटा सेव करवाना। हमें तो एक नोड टाइप के डेटा का एड्रेस इस पॉइंटर में सेव करवाना है। तो यहाँ पे जैसे हमने इसका टाइप दिया था ना कि कौन से टाइप के डेटा को सेव करवाएगा, वैसे ही हम यहाँ पे टाइप देंगे कि उस पॉइंटर का टाइप होगा स्ट्रक्ट नोड, और एस्ट्रिक लगा के हम उस पॉइंटर का नाम दे देंगे हमारे मर्जी से। चाहे आप इसमें यहाँ पे लिंक का यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी एस्ट्रिक और नेक्स्ट करके हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे उसके नाम से ये हो कि नेक्स्ट नोड पे जाने की बात कर रहे हैं। लिंक भी दे सकते हो आप, अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, पी भी लिख सकते हो यहाँ पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये हमने इस स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन कर दिया। एग्जैक्टली इस नोड का डिक्लेरेशन इस टाइप से हम कर पाएंगे। इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली कोई बात नहीं है। अगर आपको एक बार देखने से समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा भी देख लेना। एग्जैक्टली किस तरह से हम एक स्ट्रक्चर टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे नोड के एड्रेस को सेव करने के लिए। वो नोड कौन सी है? लिंक लिस्ट की नोड।
कि जैसे हमें नॉर्मल पॉइंटर में ये बताना पड़ रहा था कि उस पॉइंटर को एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल का डेटा सेव करना है, वैसे ही हमें लिंक लिस्ट के पॉइंटर को हमें ये बताना पड़ेगा कि ये इसका पॉइंटर हो गया। और इस लिंक लिस्ट के पॉइंटर को हमें ये बताना पड़ेगा कि आपको जो है सेव करना है एड्रेस एक स्ट्रक्चर टाइप के नोड का। ये स्ट्रक्चर टाइप की नोड क्यों है? क्योंकि उस नोड का जो कॉम्बिनेशन है वो यूज़र डिफाइन डेटा टाइप से डिक्लेयर हुआ है, और वो हमने किसकी हेल्प से डिक्लेयर किया है? स्ट्रक्चर नोड की हेल्प से। तो स्ट्रक्ट नोड जितना स्पेस लेगा उतना स्पेस इस पॉइंटर को मेमोरी मैनेजर प्रोवाइड करवा देगा। अब पॉइंटर एग्जैक्टली कितना स्पेस लेता है वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि जैसे 16 बिट का अगर कोई सिस्टम है तो वो कितने बाइट में एड्रेस को सेव कर लेगा? 2 बाइट्स के अंदर। समझ के आपकी 16 बिट है, कॉम्बिनेशन 2 बाइट का है, 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, और सेकंड वाली जो इसकी बाइट है उसमें भी 8 बिट्स हो गए। टोटल नंबर ऑफ कितने बिट्स हो गए? 16 बिट्स। अगर कोई सिस्टम 16 बिट पे काम करेगा तो पॉइंटर को हमें 2 बाइट का डिक्लेयर करना पड़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि अगर आपका कंप्यूटर 16 बिट के ऊपर काम कर रहा है, आप उसमें कोई भी डेटा सेव करो वो हमेशा उस डेटा को 16 बिट के अंदर सेव करेगा, चाहे वो कितनी छोटी वैल्यू है और चाहे वो कितनी बड़ी वैल्यू है। उसकी मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 000 ये भी हो सकती है, तो वो पूरी कंप्लीट इसके अंदर 0 को सेव कर लेगा दोनों बाइट्स में। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 16 हो जाएं। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू को भी ये सेव कर सकता है, ये डिपेंड करेगा। अब अगर मैं 32 बिट की बात करूँ, 32 बिट के अंदर पॉइंटर कितने बाइट्स का डेटा सेव करेगा? 4 बाइट का। ये पूछ भी सकते हैं कि 32 बिट में जो एड्रेस होगा वो कितने बाइट का होगा। और अगर 64 बिट की बात करें, कोई सिस्टम अगर 64 बिट है तो पॉइंटर जो है वो मेमोरी मैनेजर से रिक्वेस्ट करेगा 8 बाइट के स्पेस के लिए, कि उसे एड्रेस को सेव करने के लिए 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट है। अब एग्जैक्टली अगर हम इस एक नोड की बात करें कि ये नोड कितना एड्रेस सेव करती है, इसमें एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें 7 स्टोर कर रखा है, और एक हमारा पॉइंटर नेक्स्ट टाइप के डेटा है जिसमें एड्रेस हमने सेव करवा रखा है अदर वेरिएबल का। और ये सिस्टम जो है वो है 32 बिट का। पॉइंटर को एग्जैक्टली कितना एड्रेस चाहिए सेव करने के लिए? 4 बाइट। और इंटीजर टाइप के डेटा को कितने चाहिए मेमोरी में स्पेस? 4 बाइट का। टोटल नंबर ऑफ बाइट्स की हमें कितनी रिक्वायरमेंट हो गई? 8 बाइट्स की। तो इस तरह से एक नोड को डिफाइन करने के लिए हमें 8 बाइट्स की रिक्वायरमेंट होगी हर बार। और ये चीज़ लिंक लिस्ट का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि उसे हर डेटा को सेव करने के लिए अपने अंदर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल को सेव करना पड़ रहा है, और जिसको मेमोरी में स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है नोड में। अभी तक भी हमने जिन जिन स्ट्रक्चर की बात की है सबके अपने अपने ड्रॉबैक हैं और सबके अपने अपने बेनिफिट हैं। एरे के अंदर ये बेनिफिट था हमें कि अगर हमें एक डेटा सेव करना है तो हमें सिर्फ एक स्पेस की ही रिक्वायरमेंट होती थी, बट अगर लिंक लिस्ट में अगर आपको एक डेटा सेव करना है तो वहाँ पे आपको नेक्स्ट वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए एक्स्ट्रा वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। पॉइंटर टाइप का वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। और लिंक लिस्ट के बेनिफिट की बात करें तो इसमें इंसर्शन और डिलीशन बहुत ही इजी है। जैसे आपने कोई लिंक लिस्ट बना रखी है, ये हमारी एक लिंक लिस्ट है, इसमें आप ये चाहते हो कि आप एक नोड को ऐड करो। ये चीज़ आपके नहीं आएगी पेपर में, बट मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ कि लिंक लिस्ट का बेनिफिट क्या है। अगर आपको कोई नोड ऐड करनी है तो लिंक लिस्ट में वो बहुत ही इजी है। मेमोरी मैनेजर जहाँ पे भी मेमोरी में स्पेस है वहाँ पे उस नोड को ऐड कर देगा, और उसका जो पर्टिकुलर एड्रेस होगा वो उस लिंक लिस्ट के लास्ट लिंक पार्ट में सेव कर देगा। और अब ये लिंक लिस्ट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी 1 नोड से, और जो नोड हमने अभी ऐड की है उसके लिंक पार्ट में नल सेव कर देंगे। इस तरह से लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन करना, कोई नोड को इंसर्ट करना या फिर किसी नोड को डिलीट करना, जैसे मिड में से इस नोड को अगर डिलीट करना है तो इसके लिंक पार्ट में जो एड्रेस सेव है वो हम इसके प्रीडिसीजर के अंदर जो एड्रेस था वहाँ पे सेव कर देंगे।
ये नोड एग्जैक्टली इसके साथ में लिंक बना लेगी और ये नोड बीच में से डिलीट हो जाएगी। ये थोड़ा सा आ जाता है कि हम जब नेट का एग्ज़ाम देते हैं तो इनके ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं या वो एग्जैक्टली फंक्शन पूछ लेता है, तो इसमें हमें डीप में नहीं जाना, बस समझना है कि इंसर्शन और डिलीशन लिंक लिस्ट में ईजी होता है और ये हमें यहाँ पे बेनिफिट है लिंक लिस्ट का। अब हम कुछ कंपैरिजन करेंगे एरे एंड लिंक लिस्ट का, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा लिंक लिस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 1 पे इंसर्शन या डिलीशन की अगर बात करें, अगर हमारे लिए इंसर्शन और डिलीशन ही मैटर करे तो हमें लिंक लिस्ट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें इंसर्शन करना, कोई नई नोड को ऐड करना और किसी नोड को डिलीट करना, ये हमें लिंक लिस्ट में ईजीली प्रोवाइड होता है। बट आपने देखा होगा कि एरे का जो मेजर ड्रॉबैक है वो यही है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वेस्ट करते हो एरे को डिक्लेयर करने के बाद, तो आपको वो स्पेस प्रोवाइड नहीं होगा। आप ये कर सकते हो कि कुछ नई जगह पे स्पेस को ले लो और पूरा डेटा फिर पुराने एरे में से निकाल के उस नए डेटा में सेव करो, तो ये इतना लेंदी प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके लिए आप लिंक लिस्ट का यूज़ कर सकते हो जब भी आपको नोड जो है या डेटा जो है वो आपको रन टाइम पे बार बार बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, ऐड करने की ज़रूरत पड़े, तो हम लिंक लिस्ट को मेंशन कर सकते हैं। इसमें अगर हम सिर्फ लिंक लिस्ट की बात करें और यहाँ एरे की बात करें, एरे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसे बताना पड़ता है, इसीलिए इस टाइप के डेटा वेरिएबल्स को हम स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। वहीं लिंक लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर। डायनामिक क्यों? क्योंकि आपको रन टाइम पे भी अगर कोई नोड ऐड करना पड़े, कोई नई नोड की रिक्वायरमेंट है, तो आप डायरेक्टली उसे ऐड कर सकते हो, ये इस वजह से डायनामिक हो जाएगा। एरे में आपकी मेमोरी लोकेशंस जो है कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए, बट लिंक लिस्ट में आपकी मेमोरी लोकेशन कॉन्टीन्यूस अगर नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, नोट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है आपको कि आपकी जो मेमोरी लोकेशन है वो कंटिन्यू ही होनी चाहिए, आप अलग अलग जगह पे भी डेटा को सेव कर सकते हो। अगर एरे की ड्रॉबैक की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस जो है उसमें मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, और लिंक लिस्ट की अगर बात करें तो एक्स्ट्रा स्पेस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये दोनों ही एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। लीनियर से मतलब वही है कि आपने फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस किया, देन अगर आपको जाना है तो आप इस नेक्स्ट एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये दोनों जो डेटा स्ट्रक्चर हैं हमारे एरे और लिंक लिस्ट, दोनों ही लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं। अगर एरे के साइज़ की बात करें तो वो एक फिक्स्ड साइज़ है। अगर लिंक्ड लिस्ट की बात करें, लिंक लिस्ट के अंदर साइज़ जो होता है वो डायनामिक होता है, क्योंकि आप रन टाइम पे भी कुछ नोड को ऐड भी कर सकते हो और कुछ नोड्स को डिलीट भी कर सकते हो। तो साइज़ जो है लिंक्ड लिस्ट में वो फिक्स नहीं होता। आप ये नहीं देख सकते कि लिंक लिस्ट का एग्जैक्टली यही साइज़ है, वो फिक्स नहीं होगा। तो ये हमारा आज लिंक लिस्ट का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसे आप अच्छे से एक बार रिवाइज़ करना। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को दोबारा डिस्कस कर लेंगे और वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूँगी। अभी तक हमने डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एरे को कंप्लीट कर लिया, पॉइंटर भी देखे थे हमने बीच में, और लिंक लिस्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब 3 जो हमारे टॉपिक हैं उन पर बेस्ड मैंने कुछ प्लान किया है कि हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो एक सीरीज़ हम अलग से लेके आ रहे हैं, जिसका बेनिफिट ये रहेगा कि लेक्चर्स की वीडियो में वो मिक्स नहीं होंगी, और जब भी आपको रिवीजन करना है या फिर एक बार अगर आपने टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया तो आप उनके क्वेश्चन रिवाइज भी कर पाओगे। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, अगर हम MCQ जो होते हैं जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और ये पता होना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में कैसे पूछा जा रहा है। आपने ये थ्योरी तो पढ़ ली, इसके बाद आप अपनी बुक से भी पढ़ लोगे, नोट्स भी आपके पास खूब सारे हैं, बट जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछेगा और उसे हमें कैसे अटैम्प्ट करना है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन कंफ्यूजिंग भी होंगे, दिक्कत भी होगी काफ़ी सारे क्वेश्चन को समझने में। उस चीज़ को बेस मानते हुए ही मैंने ये प्लान किया कि हम MCQ की सीरीज़ एक अलग से लेके आएँ,
जिसका बेनिफिट हो। अगर आपको पेपर के टाइम पे लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी है तो आप डायरेक्ट उन MCQ को अटेम्प्ट करो, और अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो आपको ये टॉपिक पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है, नोट्स रिवाइज़ कर लो। मैंने बाकी उनमें हर कॉन्सेप्ट के ऊपर एक एक क्वेश्चन को लिया है, और उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हैं जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं, लिंक लिस्ट से रिलेटेड। एग्ज़ाम जैसे हम कवर करेंगे DTSSB में पूछे हुए, KVS में, नवोदय के अंदर पूछे हुए, आर्मी पब्लिक स्कूल में PGT TGT के जो कंप्यूटर साइंस के पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम जैसे ही कोई टॉपिक को कंप्लीट करेंगे उससे रिलेटेड MCQ हम MCQ सीरीज़ में भी डिस्कस करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए कुछ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अच्छा लेकर आ सकूं।